पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे पूर्व मंत्री इमरती देवी का सवाल आज सुर्खियों में रहा और उससे भी ज्यादा दिलचस्प पंडोखर सरकार का जवाब था। सवाल भी देखिए, जवाब भी देखिए और देखिए रिपोर्ट। बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया? विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। इमरती देवी शायद आज भी उपचुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाई हैं। यही वजह है कि अपने दर्द और दिल की बात पूछने के लिए पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंच गईं। दरअसल सिंधिया समर्थक और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी ने ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में भागवत कथा के दौरान पंडोखर सरकार से सवाल पूछा कि वो चुनाव कैसे हार गईं। उनको चुनाव में किसने हरवाया। इस पर उन्हें जवाब मिला कि आपकी मौजूदा पार्टी के किसी व्यक्ति ने ही आपको चुनाव हरवाया है। बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया? विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। इमरती देवी के पंडोखर सरकार के दरबार का वीडियो आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस इमरती देवी के वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर तंज कस रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले को इमरती की धर्म और आस्था का विषय बता रही है। देखो, राजनेता अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए भटक रहे हैं। उनको बजाय इसके जनता के बीच जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जनता के बीच जाएं और जनता ही जिताने वाली होती है। कोई किसी को ना हरा सकता है, ना कोई किसी को जिता सकता है। आज जो इमरती देवी को जवाब मिला है पंडोखर सरकार ने, आगे की क्या गारंटी है जिन्होंने हराया है वो दोबारा उनको जिताएंगे? मेरी जानकारी में इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता जैसा वो बता रहे हैं। पर अगर ऐसी जानकारी या कोई ऐसी कहना चाहिए शक्ति उनके पास है तो जरूर बताएं। उससे पार्टी को भी लाभ हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों से किस तरह निपटा जाए। जाहिर है इमरती देवी कई मौकों पर अपनी हार के लिए पार्टी के अंदर भीतरघात को जिम्मेदार बता चुकी है, तो इसकी शिकायत हाई कमान तक से कर चुकी है। बहरहाल इमरती देवी की हार की चीज एक बार फिर सार्वजनिक हुई है, लेकिन पंडोखर सरकार का यह जवाब कि इमरती को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्टी का ही कोई व्यक्ति है, तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जिसने इमरती देवी को हराया। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बढ़ते हैं आगे। भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को MP में प्रवेश करेगी और इसी सिलसिले में आज कमलनाथ और गोविंद सिंह ने CM शिवराज से मुलाकात की और यात्रा में सुरक्षा को लेकर चर्चा की। इधर बीजेपी लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला कर रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के MP में आगमन को लेकर PCC चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज से 40 मिनट तक मुलाकात की। CM शिवराज ने MP में राहुल गांधी की यात्रा को पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। लगभग 40 मिनट की मुलाकात हुई है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी से आज मुलाकात हुई आपकी? हमारे नेता राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर रास्ता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा होगी उसके रूट के बारे में मुख्यमंत्री को बता दिया। सुरक्षा करना, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की। इधर जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा MP की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा पर लगातार जुबानी हमले तेज कर रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह फ्लॉप है। भीड़ इकट्ठी करने अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। सारंग ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच के मतभेद का परिणाम भारत जोड़ो यात्रा के पहले गुटबाजी के रूप में देखने को मिल रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो ध्रुव हो गए। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में टंगड़ी अड़ाई और जिस प्रकार से
खड़गे जी की कमेटी में 29वें नंबर पर दिग्विजय सिंह का नाम आया। लगातार कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की इज्जत कम कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी भी अब उनको टंगड़ी लगाने में लगे और उसका परिणाम भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की तथाकथित आने वाली है उसमें देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में 13 दिनों तक रहेगी। इस दौरान वो उज्जैन के महाकाल, ओंकारेश्वर और अंबेडकर की जन्मभूमि महू भी जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की राजनीतिक यात्रा पर। आज एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने खुद को पारिवारिक बंधनों से मुक्त करने का ऐलान किया है। 17 नवंबर से उमा भारती दीदी मां कहलाएंगी। मैं अपने परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ एवं मैं भी स्वयं 17 तारीख को मुक्त हो जाऊंगी। मेरा संसार एवं परिवार बहुत व्यापक हो चुका है। अब मैं सारे विश्व समुदाय की दीदी माँ हूँ। मेरा निजी कोई परिवार नहीं है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्वीट एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती का है। उमा भारती ने एक के बाद एक 17 ट्वीट कर विस्तार से अपने जीवन के बारे में जानकारी दी। उमा भारती ने कहा कि अब वो पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो रही हैं। उमा भारती अब दीदी माँ कहलाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए 17 नवंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई। इसका जवाब भी उमा भारती ने दिया है। दरअसल 17 नवंबर 1992 को एमपी के अमरकंटक में उमा भारती ने दीक्षा ली थी और 17 नवंबर 2022 को उमा भारती के संन्यास को 30 साल पूरे हो रहे हैं। उमा भारती ने पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने की वजह भी बताई। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज भी कर्नाटक के हैं। अब वही मेरे लिए गुरु हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि समस्त निजी संबंधों और संबोधनों का परित्याग करके मैं मात्र दीदी माँ कहलाऊं और अपने भारतीय नाम को सार्थक करने के लिए भारत के सभी नागरिकों को अंगीकार करूं। 17 ट्वीट्स के जरिए उमा भारती ने कई और जानकारियां दी। उमा भारती ने अपनी जाति और परिवार पर गर्व होने की बात कही। उमा भारती ने लिखा है कि उनके परिवार ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका सिर झुका। इसके साथ ही उमा भारती ने बताया कि साल 1992 में उन्हें अयोध्या में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कुल मिलाकर उमा भारती आज एक बार फिर से चर्चा में है। देखना होगा दीदी माँ के रूप में उमा भारती की नई पारी कैसी रहती है। लेकिन कांग्रेस नेता अजय सिंह ने उमा भारती के ऐलान पर हैरानी जाहिर की है। अजय सिंह ने कहा कि उमा भारती संन्यास नहीं लेंगी। उन्हें उमा भारती पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अभी उमा भारती को संन्यास नहीं लेना चाहिए और सरकार के खिलाफ शराबबंदी अभियान को और तेज करना चाहिए। उमा जी जिस दिन संन्यास ले लेंगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को राहत मिलेगी, लेकिन वो संन्यास लेंगी नहीं, वो लगी रहेंगी। आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बेनकाब करने की जरूरत है। आज उमा भारती ने बैक टू बैक 17 ट्वीट कर अपने बचपन से लेकर राजनीतिक जीवन से जुड़ी कई अहम बातें साझा की। और अब खबर एक ऑडियो से जुड़ा हुआ, जिसे आप ऑडियो बम भी कह सकते हैं। जबलपुर नगर निगम में यह ऑडियो बम फूटा है। दरअसल नगर निगम के कर्मचारियों के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें कर्मचारी नगर निगम में चोरी करने और चोरी का सामान ठिकाने लगाने की बात कह रहे हैं। IBC 24 हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जबलपुर के महापौर ने इस ऑडियो पर संज्ञान ले लिया। इस पर एक रिपोर्ट। अरे कहा है कि वो वीडियो चली गई PI के पास। हाँ, और कमिश्नर ने बोला कि FIR कर दो। हाँ, तो उसके बाद में ठंडा हो जाएगा मामला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो एक काम करना, तुम तो नजर आना नहीं बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ हाँ। फिर हम देखते हैं, हम जमानत सब करा लेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ऐसी बात होगी तो FIR तुम नजर नहीं आना और मोबाइल तुम बंद करके दूसरे फोन से बात करना हमसे, है ना। चलो मम्मी वाले फोन पे बात करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी हमारी भी नौकरी चली जा रही थी, पता। अरे सर, फिर तो हम बैसो, आप बोलते हैं हम बैसो करते हैं। हम आप अगर हो तो वैसे हमको समझाए। हाँ ठीक है। चोरी और सामान ठिकाने लगाने का ये कथित ऑडियो जबलपुर नगर निगम के अतिक्रमण शाखा का है। पिछले महीने यहाँ चोरी की घटना हुई थी। आरोप है कि निगम कर्मचारी देर रात ट्रक लगवाकर जब्ती के सामान की चोरी करवा रहा था। इस मामले में महापौर के निर्देश के बाद ओमती पुलिस थाने में FIR करवा दी गई थी। इस बीच चोरी को लेकर अतिक्रमण शाखा के कथित कर्मचारी की एक रिकॉर्डिंग सामने आई है। महापौर ने इस ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए निगम आयुक्त को जांच करने और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। जो ऑडियो आया है वो ऑडियो
उसकी जांच करना होगी। आयुक्त महोदय को बोला है। इस ऑडियो को सुनकर संबंधित अगर अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, तत्काल उसको सस्पेंड करना चाहिए। नगर निगम की संपत्ति की चोरी में कर्मचारियों की मिलीभगत वाकई हैरान करने वाली होगी। फिलहाल जांच जारी है और जल्द ही पूरा मामला साफ हो जाएगा। एसीएस अशोक शाह के स्तनपान पर दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले पूर्व सीएम उमा भारती और कांग्रेस पार्टी, तो अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की है। इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सिर्फ 15% माताएं अपनी बेटियों को अपना दूध पिलाती थी। एमपी के सीनियर आईएएस और महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस अशोक शाह के बयान पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और फिर कांग्रेस, तो अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। गिरीश गौतम ने कहा कि एसीएस शाह से ये पूछना चाहिए कि वो अमेरिका या पश्चिमी देशों से लौट कर तो नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं है। अफसरों को भारतीय संस्कृति को समझना होगा। जरा उनसे पूछना कि अमेरिका से लौट के तो नहीं आए तत्काल, कहीं पश्चिमी देशों से तो वापस नहीं आए। भारत की संस्कृति को समझना पड़ेगा। आपको बता दें कि एसीएस शाह बीते दिनों भोपाल के रविंद्र भवन में लाडली लक्ष्मी योजना प्रोत्साहन राशि के वितरण कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश में 42% महिलाएं ही अपनी नवजात बच्चियों को दूध पिलाती हैं। आज भी बच्चियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कार्यक्रम में ये बात उन्होंने तब कही जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद 6 नवंबर यानी कि कल से पूरे मध्य प्रदेश में हितचिंतक अभियान शुरू करने जा रही है और हिंदू धर्मांतरण के मामलों को चिन्हित कर घर वापसी की पहल भी की जाएगी। हिंदू कमजोर तो राष्ट्र कमजोर, इस नारे के साथ विश्व हिंदू परिषद पूरे प्रदेश में हित चिंतक अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान की खास बात यह है कि न सिर्फ प्रदेश में 23,500 गाँव तक विश्व हिंदू परिषद अपनी पहुंच कायम करेगा, बल्कि हिंदू धर्मांतरण के मामलों को चिन्हित कर उनकी घर वापसी की पहल भी की जाएगी। ये अभियान 6 से 20 नवंबर तक चलाया जाएगा। 17 लाख हित चिंतकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में 17 लाख हित चिंतक बनाने का लक्ष्य रखा है। हम सफल होंगे और इससे अधिक ही बनेंगे। कांग्रेस पार्टी को धर्म के मामले में, समभाव के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो कांग्रेस ने इस अभियान पर ही सवाल उठा दिए हैं। 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि हिंदू कमजोर हुआ तो उसका दोषी कौन? चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले हिंदू वोटर्स पर सभी दलों की नजर है। जाहिर है कांग्रेस हिंदुत्व का मुद्दा आसानी से बीजेपी के पाले में नहीं जाने देगी।